हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो बच्चों? बेसिकली हम केमिकल काइनेटिक्स के आखिरी लेक्चर पे पहुंच गए हैं। आज हम करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी इन केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का आखिरी टॉपिक है, काफी ज्यादा आसान है। फाइन। सो बेसिकली ये रेडियो एक्टिव शब्द हमने क्लास 11th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद एक पार्ट किया था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो उसके साथ ही रिलेटेड चीज है, आपको वो चीज काफी क्लियर होनी चाहिए। वैसे तो यार ये मतलब कह सकता हूं कि जरूरी नहीं है कि वो आएगा तभी ये आएगा। ये पार्ट केमिकल काइनेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स क्लियर है तो ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। फाइन। पर दोनों ही बातें क्लियर होनी चाहिए। रेडियो एक्टिविटी क्लास 11th-12th में दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ी जाती है। एक बार हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से। फाइन। और एक ये जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के साथ रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें रेडियो एक्टिविटी की, यार ये चीज क्या है? विच इज रिलेटेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन के साथ जुड़ा हुआ शब्द है रेडियो एक्टिविटी। अब सोचने की बात यह है कि ये केमिकल काइनेटिक्स के साथ कैसे जोड़ा गया है। बेसिकली यार रेडियो एक्टिविटी इन केमिकल काइनेटिक्स फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये चीज देखा गया है कि जो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, फाइन, वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इट मींस ये केमिकल काइनेटिक्स के साथ जुड़ गया है। फाइन। तो कहने के लिए मैं कह सकता हूं, सपोज मेरे पास कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फाइन, या आयन है या स्पीशी है। ए मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दिस इज रेडियो एक्टिव स्पीशी ए। ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है इनटू बी एंड सी। एंड इफ आई टॉक अबाउट इसके इनिशियल जो न्यूक्लियाई हैं वो मेरे पास N0 है। एंड आफ्टर टाइम टी ये बेसिकली मेरे पास रह गए हैं N। आफ्टर टाइम टी मेरे पास कितने रह गए हैं? N। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है N0 से कम होके ये जो N हुआ है, दिस पर्टिकुलर चेंज, ये जो N0 से N हुआ है, फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फाइन। तो हमें रेडियो एक्टिविटी का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ रिलेट करके सिमिलर ही फॉर्मूला बनेगा। देखो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो मैं क्या कह सकता हूं? डिक्रीज इन dN by dt इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू n। ये बेसिकली यार रेट आ गया ये तो, ठीक है ना? मैं कह सकता हूं इसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, न्यूक्लियाई का टूटना। फाइन। एंड ये मेरे पास क्या आ गया है? डीके कांस्टेंट। जैसे रेट कांस्टेंट होता है, अल्टीमेटली इस रेट कांस्टेंट। फाइन। जो टूट रहा है, टूटने का डीके, डीके मतलब टूट जाना, डीके कांस्टेंट। फाइन। एंड एन मेरे पास क्या है? एन इस मतलब कह सकता हूं न्यूक्लियाई। एन रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियाई। जैसे आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? माइनस डीए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। इस तरीके से तो पढ़ते हैं। वैसे ही माइनस dn बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन। बिल्कुल सिमिलर है जो हम नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते हैं एंड जो रेडियो एक्टिविटी के अंदर है, बिल्कुल सेम है। एन इज अवर इनिशियल न्यूक्लियाई। एन नॉट जो इनिशियल बना रखा है, एन एट अ टाइम बना रखा है। तो जैसे ये ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर में ये पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही यहां पे जो डिके है वो बेसिकली डिके कांस्टेंट एंड n की पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फाइन। अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, दिस कम्स आउट टू बी dn अपॉन n लैम्बडा इनटू dt एंड वो इंटीग्रेट बोथ द साइड्स।
अगर हम दोनों की दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लें हमारे पास क्या आ जाएगा, वैसे ही जैसे हम पहले करते थे, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज पावर लैम्बडा टी, जैसे के टी निकल के आ जाता था। कौन सा रिप्रेजेंट है ये, दिस इज विल हमें फॉर्मूला या विल हमें रिप्रेजेंटेशन। एंड अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, यहां पे ln बना लें, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज ln n फ्रॉम इनिशियल n नॉट से n 0 से टाइम t। देखो बिल्कुल शुरू में t इज इक्वल टू क्या है, 0, एंड उस टाइम पे n नॉट है, t इज इक्वल टू 0 पे ये n नॉट है, t इज इक्वल टू t टाइम पे ये बेसिकली हमारे पास है n। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, dn ऑफ n इज ln n n नॉट से लेके n इज इक्वल टू लैम्बडा t 0 से लेके t तक, 0 से लेके, ओहो, इसको बेसिकली हम इंटीग्रेट कर लें, यहां पे बना लेता हूं। सो दिस इज ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा t माइनस 0 को t बना लिया है, दिस इज ln n अपॉन n नॉट, एक माइनस साइन भी था, एक माइनस साइन भी था, यस, ये माइनस यहां है, यहां पड़ा है माइनस, इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी। अगर मैं ये माइनस यहां ले आऊं तो अल्टीमेटली मेरे पास ये आ जाएगा ln ऑफ n नॉट अपॉन n इज इक्वल टू लैम्बडा टी। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है यार, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर में वैसे क्या बनाते थे, ln a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू kt, वही फॉर्मूले हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए नॉर्मली लिख रहा हूं और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के लिए डिराइव कर रहा हूं, तो ये अल्टीमेटली वही आ जाएगा, ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्बडा टी। यहाँ पे एक माइनस था हमारे पास, ये माइनस में इधर ले गया था, यहाँ पड़ा है माइनस हमारे पास, क्लियर। तो दिस इज माइनस लैम्बडा टी, ये माइनस इधर ले आया तो ये रिवर्स हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, फाइन। अब इसको एक दो और फॉर्मूला में लिखा जा सकता है अगर हम बनाएं इसको, तो इसी चीज को लिखने का तरीका क्या होता है, ln ऑफ n नॉट माइनस x इज इक्वल टू लैम्बडा टी। अगर मैं इसको वेट में रिप्रेजेंट करूं, किसमें, वेट में रिप्रेजेंट करूं, मैं मान के चलूं कि ये शुरू में w था, फिर w में से x चला गया, इस तरीके से, क्योंकि न्यूक्लियस का ज्यादातर हमें डिसइंटीग्रेशन, आपको याद होगा जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, या वैसे भी जो हमारे पास न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन है ना, ये वेट में दिया होता है कि अल्टीमेटली पहले इतना वेट है, अब इसमें से कुछ वेट जो है न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट कर गया है। तो अगर मैं वेट में रिप्रेजेंट करूं तो ये आ जाएगा ln ऑफ w अपॉन w नॉट माइनस x इज इक्वल टू लैम्बडा t। फाइन, w नॉट यानी कि इनिशियल वेट जो हमारे पास है, एंड उसमें से x हो गया है डिके, तो w नॉट माइनस x, अल्टीमेटली ये चीज आपको याद रखनी है, ln ऑफ n नॉट यानी कि इनिशियल अपॉन अब कितना है इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन t। फाइन, मैंने आपको वैसे भी एक तरीका बताया हुआ है, जो चीज बड़ी होती है वो चीज ऊपर रखी जाती है। डेफिनेटली शुरू में हमारे पास वो स्पीशी जो है रेडियो एक्टिव स्पीशी वो ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा रखा गया है अपॉन कम, यानी कि ये n रखा गया है, ln ऑफ n नॉट अपॉन n इज इक्वल टू लैम्बडा t। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंट हैं जो याद किए जा सकते हैं। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। बेसिकली हमें इसका हाफ लाइफ एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर या रेडियो एक्टिविटी के अंदर हमारे पास एक और चीज आती है, दैट इज एवरेज लाइफ, क्लियर। तो वो दोनों सॉल्व करने हैं, उन दोनों को फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड टू इरेज दिस, ये बना लीजिए आप। मेजर चीज है ये याद रखनी है, अदरवाइज आप ये भी याद रख सकते हो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए नॉर्मली वही हमारी रेडियो एक्टिव की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, क्लियर। कोई भी दिक्कत, चलिए मूव करते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड एंड एवरेज लाइफ के फॉर्मूलाज पे। फाइन, लेट्स हैव इट।
तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया है लैम्बडा टी इज इक्वल टू ln ऑफ एन नॉट अपॉन एन। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ। देखो हाफ लाइफ बेसिकली हाफ लाइफ पीरियड क्या है, वही पहले वाली डेफिनेशन। हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड वो होगा जब हमारा जो इनिशियल न्यूक्लियर गिवन है वो आधा डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। फाइन, यानी कि जितना भी शुरू में न्यूक्लियर दिया गया है वो आधा रह जाएगा। क्लियर। अगर आपके पास वेट में दिया गया है कि 200 ग्राम न्यूक्लियर है तो कितने टाइम बाद वो 100 ग्राम रह जाता है। अगर आपको गिनती में दिए गए हैं कि इतने न्यूक्लियर हैं, मान लीजिए आपको दिया गया कि 100 न्यूक्लियस हैं, तो वो कब डिसइंटीग्रेट हो गया, हमारे पास 50 अमाउंट बच गया है, वो हमारा हाफ लाइफ पीरियड है। Right? When your initial value becomes half, when the initial your value देते हैं, when the initial amount becomes half। अगर initial amount half रह गया है तो इसका मतलब क्या है कि n is equal to n naught by 2 रह गया है। When the initial amount becomes half is n is equal to n naught by 2। अगर मैं इसके अंदर पुट करूं लैम्बडा, इसको मैं t हाफ पुट कर लेता हूं बिकॉज हाफ लाइफ में मेरा ये t क्या बन जाता है, t हाफ बन जाता है। ln ऑफ n नॉट तो n नॉट है एंड दिस इज n इज n नॉट by 2 and if we solve this comes out to be t half 1 upon lambda and this is natural log of n naught के साथ n naught कट गया, this comes out to be 2 and this is 0.693 upon lambda। तो वही फॉर्मूला है जो हमारा नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर में आता है। नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर में हमारा फॉर्मूला निकल के आता था t हाफ। अगर हम नॉर्मली बात करें तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k आ रहा था, तो वही चीज निकल के आ गई है। यहाँ पे t हाफ 0.693 अपॉन लैम्बडा निकल के आ गया है। ये हम जनरली जब फर्स्ट ऑर्डर कर रहे थे तब आया था, इसको यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पर कंपेयर करने के लिए लिख सकते हो, ठीक है ना। वही चीज निकल के आ गई है एंड यहाँ पे एक नई चीज है दैट इज एवरेज लाइफ। रेडियो एक्टिविटी में एक नई चीज आती है दैट इज एवरेज लाइफ, जिसका फॉर्मूला T एवरेज is basically 1 upon lambda। फाइन, एंड अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कराऊं 1 upon lambda को, तो दिस इज 1 upon 0.693 upon t हाफ। यहां से सब्स्टिट्यूट करा लेते हैं, लैम्बडा इधर चला गया, t हाफ यहां आ गया, 0.693 upon t हाफ एंड t एवरेज मेरे पास निकल के आता है 1.44 into t हाफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव की बुक्स में। हमारे पास बेसिकली टी एवरेज का फॉर्मूला इस 1 सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला याद किया जा सकता है, अदरवाइज बहुत सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है। टी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा है एंड लैम्बडा हमने यहां से सब्स्टिट्यूट करा लिया 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 0.693 अपॉन टी हाफ, तो ये बेसिकली टी हाफ ऊपर आ गया 1.44 इनटू टी हाफ। सो दिस इज T average that is 1.44 into T half। कोई भी दिक्कत, फाइन। सो ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला बन गया है हाफ लाइफ पीरियड के लिए। हाफ लाइफ पीरियड व्हेन योर इनिशियल अमाउंट, चाहे वो वेट है चाहे वो नंबर ऑफ न्यूक्लियर है, बिकम्स हाफ, ठीक है ना। तो कितने टाइम में वो आधा रहता है वो हमने सॉल्व कर लिया है, दैट कम्स आउट टू बी 0.693 अपॉन लैम्बडा एंड एवरेज लाइफ एक नया फॉर्मूला है रेडियो एक्टिविटी में, दैट इज 1 अपॉन लैम्बडा व्हिच इज 1.44 इनटू टी हाफ। कोई भी दिक्कत, बहुत ही जबरदस्त चीज निकल के आ गई है। एंड देन बात करते हैं एप्लीकेशंस की, बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। मैं एक लाइन यहां पे लिखना चाहूंगा क्योंकि डायरेक्टली मैं इसे ना क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा। एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आप नया हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। I make some more space here। Application of radioactivity। देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन है या जो मेजरली हमें डील करनी है दैट इज एज ऑफ रॉक्स एंड
एज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। एंड कई बार सेकेंड पॉइंट बना के दिया जाता है या फिर इसी के अंदर समझा जा सकता है चीज कार्बन डेटिंग। देखो कार्बन डेटिंग भी एक्चुअली में एज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर निकालने का ही मेथड है। कार्बन डेटिंग भी एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर निकालने का ही तरीका है। अब चक्कर क्या है, देखो आपने सुना होगा ना वो सीआईडी देखा है, सीआईडी सोनी के अंदर बड़ा फेमस सीरियल है सीआईडी। उसमें ना वो जब एसीपी प्रद्युमन क्या कहता है कि वो नहीं दया कुछ गड़बड़ है नहीं क्या, वो सालुंके निकाल के बताओ तुम ही निकाल सकते हो, तो सालुंके बोलता है ये बॉडी इतने साल पुरानी है, बताता है ना कैसे निकालता है वो। अल्टीमेटली जब भी वो बताता है कि यार ये जो कंकाल है ये तो इतने 100 साल पुराना है, तो अल्टीमेटली दैट इज कार्बन डेटिंग। फाइन, ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर कुछ कार्बन कंटेंट है जो कि धीरे धीरे करके रेडियो एक्टिवली डिके करता है, ठीक है ना। तो वो किस मतलब उसका एक बेसिकली कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर रेट है कि कब कितना टाइम में ये डिके होना चाहिए, तो उसका अब डिके कितना चल रहा है वहां से वो इसकी एज को एस्टिमेट करता है। तो वो जो एसीपी प्रद्युमन सालों के जो डेट बताता है ना कि इतने साल पुराना कंकाल है, तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग की हेल्प लेता है। फाइन, तो इसको मैं बेसिकली एक क्वेश्चन से समझाता हूं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम एक बहुत पुराने पेड़ की एज निकालेंगे फ्रॉम द डाटा गिवन। फाइन, लेट्स हैव इट द डाटा एंड वहां से हम थोड़ा सा कार्बन डेटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही जबरदस्त एंड इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, लेट्स हैव इट। So here we have a question, a tree has a carbon 14 decay। देखो इतना तो पता है ना कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो क्लास 11th में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने ये बात पढ़ ली थी। फाइन, कार्बन 14 क्यों, क्योंकि इसका N/P रेशियो जो है न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो, इसके न्यूट्रॉन्स आते हैं 8, प्रोटॉन आते हैं 6। फाइन, तो ये न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो बेसिकली इसके सबसे स्टेबल आइसोटॉप से ज्यादा है, इसलिए ये नेचर में रेडियो एक्टिव है। तो ये बात तो क्लियर है। फाइन, तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो अगर स्टेबल आइसोटॉप से ज्यादा आ जाए ना, तो अल्टीमेटली आप क्या होते हो, रेडियो एक्टिव। क्लास 11th में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ लिया था। अगर किसी का दिक्कत है तो जाइए न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हमारे लिंक पे जाइए एंड वहां से ये क्लियर कर लीजिए। कार्बन है, a tree has a carbon 14 decay initially of 13.6 counts per minute per gram। इनिशियल डिके दिया हुआ है इतना। old dried piece of wood from the same type of tree has a decay rate of 3.4 per unit counts per minute per gram। एक लकड़ी का पुराना पीस है उसका, उसी वृक्ष का उसी पेड़ का एक पुराना जो पीस पड़ा है साइड पे, उसका डिके हमारे पास 3.4 काउंट्स पर मिनट पर ग्राम आ रहा है। हमें बताना है एज ऑफ दैट ओल्ड पीस ऑफ वुड, उस ओल्ड पीस ऑफ वुड का अब एज कितना है। क्लियर, हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। क्लियर, सो सबसे पहले तो हम डिके कांस्टेंट निकाल लेते हैं। डिके कांस्टेंट दैट इज 0.693 अपॉन टी हाफ। अल्टीमेटली ये हमारे पास आ जाएगा 0.693 अपॉन 5730। If we calculate it, this comes out to be 1.21 into 10 raised to power minus 4 years inverse। फाइन, सो ये हमारे पास बेसिकली लैम्बडा आ गया, यानी कि डिके कांस्टेंट। फाइन, अब हमें बेसिकली देखना है, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो हमारे पास ये बात तो क्लियर है, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा टी। फाइन, हमें बेसिकली चाहिए टाइम ऑफ दैट वुडन पीस, एज ऑफ द वुडन पीस। क्लियर, सो n यानी कि अब का काउंट यानी कि 3.4 अपॉन n नॉट यानी कि इनिशियल काउंट यानी कि 13.6। देखो वो जो वुडन पीस है वो लकड़ी पूरे के पूरे पेड़ से ही आई होगी, तो उस पेड़ का जो इनिशियल
रेट डिके है वो बेसिकली 13.6 है, एंड अब का जो रेट डिके है वो 3.4 है, यानी कि अब का अपॉन इनिशियली इज इक्वल टू लैम्डा हमने यहां से सॉल्व कर लिया, दैट इज 1.21 into 10 raised to power -4, एंड टी यानी कि एज तो हमें निकालनी है। फाइन, अगर हम यहाँ पे किसी और का काउंट लेंगे तो उसी चीज की एज निकल के आएगी। हमने उस पर्टिकुलरली ओल्ड पीस का अब का डिके लिया है, यहाँ n अब का डिके है, तो अब की एज आ जाएगी कितनी है उस ओल्ड पीस की। क्लियर? तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज ln 0.25, फाइन, दिस इज 1/4, तो अपॉन 1.21 into 10 raised to power -4t, and if you solve it, this comes out to be t is equal to 1, this is 457 years. Clear? So this is the age of the particular old piece. Fine. अब आपको बेसिकली यार मैं इसमें ना एक तो और टेक्स्ट से दो चार चीजें बताना चाहूंगा। देखो यहां तो हमने पता क्या ले लिया, इनिशियली ले लिया कि भाई इनिशियली ही ये डिके हो रहा है। सपोज हमने ये बात तो बिल्कुल इनिशियली ले ली कि ये डिके हो रहा है। सपोज ऐसा होता कि हमें बोला जाता कि ये पेड़ पहले 2000 साल लिविंग स्टेट में रहा, क्लियर, एंड देन इसने डिके करना स्टार्ट किया है। सपोज हमें ऐसा बोला जाता, पहले तो ये बना लो, लेट मी रेज दिस, मैं इसे रेज कर लेता हूं एक साइड पे। ये तो हो गया था ना, इसमें तो बेसिकली कुछ नहीं है, हमने बेसिकली डिके कांस्टेंट निकाला, यहां से पुट किया, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में करते हैं वैसे ही कर लिया। सपोज ये कुछ ऐसे दिया जाता कि 0 से 2000 टाइम तक तो ये अपनी लिविंग स्टेट में रहा, एंड उसके बाद इसने डिके करना स्टार्ट किया। तो अब बताइए कि कितनी एज आई। ठीक है ना, यहां पे तो ये बिल्कुल इनिशियली 13.6 होता, एंड यहां भी इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता, 13.6 ही होता, क्योंकि जब ये लिविंग स्टेट में रहा है तब डिके नहीं हो रहा। सपोज क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, पिछले वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये तो मैं जनरली ऐसा नॉलेज बता रहा हूं। बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके की लैंग्वेज दी होती, थोड़ा और टफ बनाया हुआ होता कि 0 से 2000 साल तक ये लिविंग स्टेट में रहा, एंड उसके बाद इस पेड़ ने डिके करना स्टार्ट किया, तब यहां से डिके होना स्टार्ट होता, एंड 13.6 कब 3.4 बनता, ये हमने इयर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। दिस कम्स आउट टू बी this much years, so this value comes out to be 13457 years। तब इस पेड़ की एज 13,457 होती, जो पहले 11,457 आया है, अब वो 13,457 होता। कोई भी दिक्कत? फाइन, कोई भी दिक्कत? क्लियर? अच्छा, वैसे इसको करने का एक और तरीका भी था, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी था। ये जो टर्म्स है ना, ये तभी हो सकता है, ये वाला तरीका जो मैं बोल रहा हूं, जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो। कैसे? 13.6 5730 साल बाद कितना रह जाता है, 6.8। क्यों? टी हाफ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तो हो गया, ये एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन था। सेकंड टाइप ऑफ चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, ये थर्ड टाइप ऑफ चीज है जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन ऑलरेडी डन हो चुका है, क्वेश्चन तो यहाँ पे डन हो गया था, कंफ्यूज मत हो जाना ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक नई चीजें बता रहा हूँ इसके अंदर। फाइन, ऐसे तरीकों की वैरायटी देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन यहाँ डन हो गया था, ये क्वेश्चन का आंसर 11,457 है। 13.6 6.8 रह गया था इतने सालों में, ये 3.4 रह जाएगा अनदर टी हाफ में, isn't it? ये हाफ रह गया है इतने सालों में, अनदर हाफ रह जाएगा इतने सालों में, तो यही तो चाहिए था। तो कई बार ऐसा जो क्वेश्चन है ना, बिना इस तरीके से सॉल्व किए भी हो जाता है, अगर वो टी हाफ के इंटरवल में आ रहा हो, अगर वो टी हाफ के इंटरवल में आ रहा हो ना, तो वो डायरेक्टली भी हो जाता है। आपको याद होगा हमने जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था ना, तब ऐसे क्वेश्चन किए थे
अगर आप जाएं लेक्चर नंबर 5 के अंदर, हमने फर्स्ट ऑर्डर जब काइनेटिक्स पढ़ा है तब उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है ना, कि टी 50% रह जाने से हाफ हो जाता है, 75 होने पे 2 बार टी हाफ हो जाता है, 87.5 खत्म होने के लिए 3 बार टी हाफ हो जाता है, उसके बाद 93 पॉइंट उसके लिए 4 बार टी हाफ हो जाता है। तो वो चीज हम बेसिकली यहाँ पे लगा रहे हैं। 13.6 से 6.8 होने के लिए टी हाफ लग गया, यहाँ से यहाँ होने के लिए टी हाफ लग गया, अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ आने के लिए इतने साल लग गए। तो ये कितने हुए, ये हुए 11,460। देखो यही तो है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो क्योंकि हमने इसका लॉग लेके मतलब एक रफ कैलकुलेशन किया हुआ है इसलिए आ गया, अदरवाइज ये एग्जैक्ट आंसर भी बन रहा है 11,460। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है यार, न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है, बहुत ही कूल टॉपिक था। एंड मिस्टर सालुम के ये सब कैसे बताते हैं वो भी हमने बेसिकली निकाल दिया है। वो बेसिकली हर रिएक्शन के ऊपर, हर प्राणी के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाते हैं। क्लियर, कोई भी दिक्कत? सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। यार ये चैप्टर हो गया है समाप्त, फाइन। हम अपना अगला लेक्चर अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।